incident, a train engine derailed after running for 2 kilometers without a driver. खबर की आज कानपुर के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। रांची सासाराम ट्रेन का स्थिति देखिए यहाँ पे। में रावण दहन के दौरान हुए ट्रेन हादसे का ये नया वीडियो आप देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस को देखकर एक बात तो समझ में आती है कि इंडियन रेलवेज में कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा। लगातार बढ़ते टिकट प्राइसेस से लेकर जनरल कोचेस की घटती संख्या तक और टाइम टेबल से घंटों पीछे चलने की आदत से लेकर आए दिन होने वाले रेल हादसों तक ऐसा बहुत कुछ है जो इंडियन रेलवेज की फंक्शनिंग पर सवाल उठाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज की तारीख में भी इंडियन रेलवेज एक आम आदमी की लाइफलाइन है या नहीं। जानेंगे मिलकर कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द डाउनफॉल ऑफ इंडियन रेलवे। तारीख थी 16 अप्रैल साल 1853। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार को बढ़ाने और अपनी जरूरतों के लिए मुंबई से थाने के बीच पहली रेल लाइन की शुरुआत की। ये ट्रैक 34 किलोमीटर लंबा था और इस ट्रेन के 14 डिब्बों में लगभग 400 के लगभग यात्री सफर कर सकते। फिर 19वीं सदी का अंत आते आते अंग्रेजों ने देश में कई प्रमुख रेल मार्ग बनवाए, जिन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम किया। दरअसल ये वो समय था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते ब्रिटेन जैसे यूरोपियन देशों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ चुकी थी और अपने माल को वो भारत जैसी बड़ी मार्केट के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते थे। इसके अलावा भारत के गांव कस्बों से सस्ते रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल को आसानी से प्रोक्योर और ट्रांसपोर्ट करने में भी रेलवे बहुत मददगार साबित हुई। 1947 में आजादी मिलने के बाद जब भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब ये एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका था। आजादी मिलने के बाद रेलवेज ने अपने विकास के साथ साथ कई तकनीकी सुधारों को अपनाया। ट्रेन का इलेक्ट्रिफिकेशन, डीजल इंजन का इस्तेमाल और आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली ने इंडियन रेलवेज को पहले से ज्यादा सक्षम और सुरक्षित बनाया। और दोस्तों, भारतीय रेल का योगदान सिर्फ आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है। ये देश के सुदूर हिस्सों और प्रांतों को जोड़ते हुए रोजगार के कई नए अवसर खोलने के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी माध्यम बनी। उस दौर में इंडियन रेलवेज देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एसेट था और इसीलिए अंग्रेजों के समय से ही रेलवेज के लिए एक अलग से सेपरेट बजट पेश किया जाता। 21वीं सदी आते आते भारतीय रेल ऑनलाइन भी हो गई और गठन हुआ इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC का, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है और रिस्पॉन्सिबल है ट्रेन और स्टेशन पर केटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। इससे स्टेशन और ट्रेन पर मिलने वाली फैसिलिटीज तो अपग्रेड हो गई, लेकिन रेलवेज जिस तरह से पहले ऑपरेट करती थी, इसके आने से वो पूरा मैकेनिज्म बदल गया। और इस कमर्शियलाइजेशन का एक बड़ा सबूत है ट्रेन में से स्लीपर और जनरल डिब्बों का गायब होना। और बात यहाँ सिर्फ 1 या 2 डिब्बों की नहीं है। पिछले कुछ सालों में ये ऑब्जर्व किया गया है कि देश की कई ट्रेन में से 7 से 8 जनरल और स्लीपर डिब्बों को AC से रिप्लेस कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि स्लीपर की जगह इंडियंस अब AC में ट्रैवल करेंगे, ये तो तरक्की ही हुई ना। नहीं, बात यहाँ कंफर्ट की नहीं हो रही, यहाँ बात है अफोर्डेबिलिटी की, चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट की। आपको बता दूं कि इंडियन रेलवेज सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये हमारे देश की वो लाइफलाइन है जिस पर सवार होकर गरीब से गरीब नागरिक भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर कर सकता है। लेकिन इन जनरल डिब्बों को कम करके न सिर्फ हम ट्रेन की कैपेसिटी को घटा रहे हैं, बल्कि एक आम नागरिक से उसके बजट में ट्रेवल करने का अधिकार भी छीन रहे हैं। क्योंकि ट्रेन में रिजर्वेशन कराना भी कोई खालाजी का बाड़ा तो है नहीं। या तो महीनों पहले प्लान बनाओ या तो फिर तत्काल में महंगी टिकट खरीदो। अगर मिल जाए तो तत्काल की भी एक अपनी ही कहानी है। 10 बजे AC कोचेस की बुकिंग खुलती है और 11 बजे स्लीपर, और जहां ऑनलाइन बुक करने वालों के पास कंफर्म टिकट लेने के लिए 2 से 3 मिनट का ही समय होता है। वहीं जो टिकट्स ऑफलाइन यानी कि रेलवे स्टेशंस पर बुक की जाती हैं, उसके लिए तो सुबह 6-7 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। ऐसे में एक तरफ तो अनरिजर्व्ड डिब्बों को ट्रेन से घटाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी में रिजर्वेशन करना बेहद मुश्किल है। तो फिर आप ही बताइए कि जिस रेलवेज को कभी देश की लाइफलाइन कहा जाता था, आज वो अपने गरीब, आदिवासी और मजदूर देशवासियों के कितने काम आ रही है। माना कि रेलवेज को आने वाले पैसेंजर फेयर का 1/3 हिस्सा AC में ट्रेवल करने वालों से ही आता है, लेकिन ये टोटल ट्रेन पैसेंजर्स का सिर्फ 5% है और बाकी के 95% पैसेंजर्स की प्रॉब्लम्स को इंडियन रेलवेज किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर आप ये सोचते हैं कि कस्टमर्स को निचोड़ने के तरीके सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही जानती हैं, तो उन्हें बता दें कि इंडियन रेलवेज ने भी पिछले कुछ समय में ऐसे कई कदम उठाए हैं
जो उनकी कमाई को बढ़ा सके। इनमें सबसे पहले बात करते हैं फेक सुपरफास्ट सरचार्जेस की। हर वो पैसेंजर ट्रेन जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में आती है, और ऐसी सभी ट्रेन की टिकट्स पर रेलवेज सुपरफास्ट सरचार्ज लगाती है। जैसे जर्नल की टिकट पर ये 15 रुपए होता है, स्लीपर पर 30, एसी कोचेज पर 45 और फर्स्ट एसी पर ये 75 रुपए तक। लेकिन 2017 में आई इस रिपोर्ट में ये सामने आया कि रेलवेज ने इस सरचार्ज को लगाकर अपनी कमाई में 11 करोड़ रुपए ऐड जरूर किए हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड सुपरफास्ट ट्रेन्स 90% ऑफ द टाइम डिलेड ही रही और टिकट पर लगे इस सरचार्ज का कोई रिफंड भी नहीं है। सीनियर सिटीजन कंसेशन विड्रॉल। कोविड के बाद से ही सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में मिलने वाला कंसेशन बंद कर दिया गया और इस स्कीम से कितने लोग फायदा उठाते थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने इस एक स्टेप से सिर्फ 3 सालों में ही रेलवेज को 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ। लेकिन क्या रेलवेज जैसा संस्थान मुनाफा कमाने के लिए है, या फिर उसे हमारे देश के बूढ़े बुजुर्गों, रिटायर्ड लोगों के बारे में सोचना चाहिए? ये मुझे आप नीचे कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। डायनामिक प्राइसिंग। अब आपने भी मूवी टिकट्स या फिर फ्लाइट बुकिंग करते वक्त ये डायनेमिक प्राइसिंग देखी होगी, लेकिन अब रेलवेज ने भी फेस्टिवल और हाई डिमांड वाले दिनों में अपनी टिकट प्राइस को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इससे रेलवेज को तो मोटा मुनाफा होता है, लेकिन वो आम इंडियन जो छठ पूजा पर अपने घर या फिर छुट्टियों में तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है, उसकी जेब पर असर जरूर पड़ता है। वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, इंडियन रेलवेज हमारी डिफेंस फोर्स के बाद देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। माने कि दुनिया के कई देशों की तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं जितनी इसकी वर्कफोर्स है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रेलवेज किसी को नौकरी देकर उसे टीए, डीए, एचआरए देने का झंझट नहीं पालना चाहती और एक नए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की ओर चल निकली है, जिसकी शुरुआत हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिब की फेवरेट ट्रेन वंदे भारत से। पहले तो इस ट्रेन की क्वालिटी को लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इस पर और रिसर्च किया तो पता चला कि वंदे भारत ट्रेन कोचेस बहुत ही उम्दा क्वालिटी और इन्हें हमारी अपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसी क्वालिटी के इम्पोर्टेड कोचेस की कीमत के 1/3 कॉस्ट में बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद एक वंदे भारत कोच को बनाने में एक शताब्दी एक्सप्रेस के कोच के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा लागत आती है। माने कि जितनी वंदे भारत ट्रेन हमने पिछले कुछ सालों में चलाई है, सेम खर्चा करके हम उससे डबल शताब्दी या फिर वैसी और ट्रेन चला सकते थे। हाँ, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि वंदे भारत मॉडर्न लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अच्छी ट्रेन है, लेकिन वंदे भारत जैसी प्रीमियम और एसी ट्रेन के कंपैरिजन में स्लीपर या फिर जनरल कोचेस वाली नई ट्रेन कम ही देखने को मिली है। बता दूं कि वंदे भारत में 2 तरह की सीट्स होती हैं, एक है एसी चेयर कार और दूसरी है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिमम रूट्स पर एसी चेयर कार टिकट की कीमत सेम रूट पर चलने वाली किसी दूसरी ट्रेन की सेकंड एसी टिकट प्राइस से भी ज्यादा है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की टिकट्स तो और भी महंगी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या रेलवेज अब मिडिल क्लास और पैसे वाले यात्रियों को ही केटर करना चाहता है, या फिर उसे उन करोड़ों देशवासियों की भी कोई फिक्र है जिनके पास सफर करने का कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि न सिर्फ इन वंदे भारत ट्रेन की टिकट्स महंगी है, बल्कि इनमें काम करने वाले स्टाफ की वर्किंग कंडीशंस भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि इन ट्रेन में काम करने वाला ये इंडियन रेलवेज का परमानेंट सरकारी स्टाफ नहीं, बल्कि उन प्राइवेट ऑपरेटर्स या फिर ठेकेदारों के एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट उठाए हैं। प्राइवेटाइजेशन की इस राह पर चलते हुए रेलवेज न सिर्फ लाखों लोगों से एक बेहतर आजीविका और पक्के रोजगार का मौका छीन रहा है, बल्कि उसे न तो इन कच्चे एम्प्लॉइज की वर्किंग कंडीशंस की फिक्र है और न ही एक्स्ट्रा काम करने पर वाजिब ओवर टाइम दिलाने की। यहाँ तक कि इन वर्कर्स के लिए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, रेलवे स्टेशन पर कोई लॉजिंग या फिर रेस्ट रूम तक नहीं है, जबकि रेलवे की वर्कफोर्स को रेलवे क्वार्टर्स की सुविधा मिलती है। वहीं आम आदमी के लिए ट्रेन का जो सफर पहले उसकी जेब पर भारी नहीं पड़ता था, अब वो भी महंगा होता जा रहा है। 10 साल पहले जहां इंडियन रेलवेज हर यात्री से एवरेज 32 पैसे पर किलोमीटर चार्ज करती थी, वहीं अब ये 2 गुने से बढ़कर 66 पैसे पर किलोमीटर पर पहुंच चुका है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि रेलवेज में एसी कोचेस, फिर चाहे वो 3 टियर हो या फिर 2 टियर या फिर फर्स्ट क्लास, इसमें ट्रैवल करने वालों की परसेंटेज सिर्फ 4.7% है। यानी कि 95% से ज्यादा ट्रेन पैसेंजर्स आज भी जनरल या फिर स्लीपर कोच से ही ट्रैवल करते हैं। इस आंकड़े के बावजूद जहां पहले एक एवरेज ट्रेन में 8 से 10 डिब्बे सेकंड क्लास स्लीपर हुआ करते थे, अब वही घटकर किसी में 2 तो किसी में 4 रह गए हैं। इसके अलावा स्टेशन पर जाकर किसी भी ट्रेन पर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि जनरल और स्लीपर क्लास के ये डिब्बे या तो आपको ट्रेन की अगली तरफ मिलेंगे या फिर सबसे पिछली तरफ, जिसकी वजह से इनमें ट्रैवल करने वाले गरीब लोग पूरे प्लेटफॉर्म की पदयात्रा करने के बाद ही इन डिब्बों तक पहुंच पाते हैं। लेकिन उनका स्ट्रगल यही खत्म नहीं होता। सीट मिलना तो दूर, कुछ को तो नीचे बैठने तक की जगह नहीं मिलती और ऐसे हालातों में टॉयलेट जाना या फिर उसे इस्तेमाल करने की तो आप सोच भी नहीं सकते।
रिसेंटली आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कैसे लोग स्लीपर ही नहीं एसी कोचेस में भी ठूस ठूस कर ट्रैवल करते नजर आ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम भी तब सबके सामने आई जब इससे अपर मिडिल क्लास जैसे सेंसिटिव ग्रुप को इनकन्वीनियंस हुई। नहीं तो जर्नल या फिर स्लीपर वालों के लिए ये नजारे कोई नए नहीं थे। अब कॉमन सेंस तो यही कहती है कि जहाँ डिमांड हो वहाँ सप्लाई जरूरी है। ऐसे में एक ट्रेन में सिर्फ 3 या 4 की जगह 8-10 डिब्बे जर्नल और स्लीपर के लगा दिए जाएं, तो किसी हद तक इस प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। रिसेंटली सोशल मीडिया पर मचे इस शोर से रेलवेज की भी नींद खुली है और उन्होंने 1000 नए नॉन एसी कोचेज मैन्युफैक्चर करने का प्लान रोल आउट किया है। साल 2024-25 में जो 6325 LHV कोचेज मैन्युफैक्चर किए जाने हैं, उनमें से 4075 कोचेज स्लीपर और जनरल क्लास के ही होंगे। और रेलवेज उम्मीद कर रही है कि इन कोचेज के ट्रैक पर उतरने से ये भीड़ कुछ कम होगी। रेसिज्म इन ट्रेन। अब आप पूछेंगे कि ट्रेन में रेसिज्म वो कैसे? तो एज्यूम कीजिए कि आप किसी एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं जो बिल्कुल सही टाइम पर चल रही है, बट अगले स्टेशन पर शताब्दी है जो अपने टाइम से पीछे चल रही है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि शताब्दी को पास देने के चक्कर में आपकी ट्रेन को रोक लिया जाएगा। इसीलिए पहले जहाँ एक ट्रेन लेट थी, वहीं अब ये दोनों ही ट्रेन अपने टाइम से पीछे हो जाती है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, एक ट्रेन 2 को और 2 4 को लेट करने लगती है और डिले की ये बीमारी इन्फेक्शन की तरह रेलवे के टाइम टेबल में फैल जाती है। अंडर स्टाफिंग ऑफ रेलवे। खैर, अगर आप सोचते हैं कि ट्रेन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो जरा इस लोको पायलट की आप बीती सुनिए उसी की जुबानी। और इसका फैन नहीं चल रहा, ठीक है। ये पावर नंबर है 27601। सारा TST करके बैठ गए हैं, सारा TST फेल हो गया है। और ये 2 घंटे से पावर यहीं पे है धूप में, ठीक है, अभी तक खुला नहीं है। और इसी कंडीशन में 12 से 14 घंटा ड्यूटी चलेगा मेरा। ऐसे ही ज्यादातर लोको पायलट्स को गर्मी के दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस पर तप रहे इंजन रूम्स में 12 से 16 घंटे की ड्यूटी देते हैं। और इनसे कभी बात करेंगे तो पाएंगे कि इनको छुट्टी कम ही मिलती है। ईद हो या दिवाली या फिर कोई भी त्योहार, बिल्कुल हमारे जवानों की ही तरह ये भी अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं। और यही कारण है कि वर्कफोर्स में अंडर स्टाफिंग के चलते ये सभी मुलाजिम बहुत प्रेशर में रहते हैं। जून 2023 की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेल में करीब 2,74,000 से ज्यादा पोस्ट वेकेंट है और इनमें से भी 1,70,000 पोस्ट ऐसी हैं जो सेफ्टी कैटेगरी की हैं। और इसीलिए ये अंडर स्टाफिंग एक बहुत बड़ा कारण है आए दिन होने वाली रेल दुर्घटनाओं का। अब दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इंडियन रेलवेज आने वाले दिनों में खुद को इम्प्रूव कर पाएगा या फिर बुलेट ट्रेन आने के बाद ये उसे भी लेट चलाकर दिखा देंगे। नीचे कमेंट्स में अपनी सजेशंस, फीडबैक और इस वीडियो पर अपनी राय जरूर लिखें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि रील वाले हमारे रेलवे मिनिस्टर की भी नींद खुले और वो सही फैसले लें। खैर, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। और वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।